नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करेंगे शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे की। कुछ दिनों पहले संजय राउत ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये कहा था कि एकनाथ शिंदे की राजनीति का युग अब समाप्त हो चुका है। एकनाथ शिंदे अब कभी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। साथ ही ये भी कहा गया था कि एकनाथ शिंदे को अब महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। तो क्या सच में एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र की राजनीति में वक्त जो है वो बुरा चलना शुरू हो चुका है? इसकी ही हम बात करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजों की। महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव का नतीजा आया उसमें यह देखा गया कि महायुति जो कि सत्ताधारी जो अलायंस था उससे प्रचंड बहुमत मिला। सत्ताधारी अलायंस को 145 के आगे 230 सीटों पर जीत हासिल हुई और बीजेपी सबसे बड़ी सीट पार्टी बनी 132 सीटों के साथ। और जैसे ही ये चुनाव के नतीजे आए उसके बाद से ही लगातार राजनीतिक हलकों में ये बात शुरू होने लगी कि एकनाथ शिंदे की अब महाराष्ट्र की जो सरकार है उसमें उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। और इसी के बाद लगातार हमने ये सारा ड्रामा देखा कि किस तरह से एकनाथ शिंदे नाराज हो गए, बीमार पड़ गए, अपने गांव चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बताया कि वो दिल्ली का फैसला जो है एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद मंत्रिमंडल को लेकर शपथ ग्रहण को लेकर जब बात हुई तो सस्पेंस बना रहा। जिस दिन शपथ ग्रहण होना था उस दिन भी दोपहर तक ये तय नहीं था कि क्या एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे नहीं लेंगे। ये सारी चीजें हमें देखने मिली और उसी वक्त से ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो अब महाराष्ट्र की राजनीति में अपने सत्ताधारी पार्टनर्स के साथ काफी कुछ झेल सकते हैं। महाराष्ट्र में कि जैसे तैसे कर एकनाथ शिंदे ने शपथ ले ली। एकनाथ शिंदे ने शपथ ले ली और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। काफी अनकंफर्टेबल उसी वक्त से एकनाथ शिंदे महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनके साथ उस तरह का व्यवहार नहीं होगा जो चुनाव के पहले हुआ करता था। जब एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके पास अथॉरिटी थी, बीजेपी उनकी सुनती थी। लेकिन जो चुनाव के नतीजा है उसके अंदर ऐसी सिचुएशन बन गई कि एकनाथ शिंदे के बगैर भी बीजेपी जो है वो अपनी सरकार अजित पवार के साथ चला सकती है। और इसी के चलते सरकार में जो एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर है वो पूरी तरह से खत्म हो गई। अब ये कहा गया कि एकनाथ शिंदे को जो दिल्ली कहेगी वो करना होगा। एकनाथ शिंदे ने पहले ये कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, कम से कम 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाओ। जो सरकार है अमित शाह ने, केंद्र है नेतृत्व उसने और अमित शाह ने ये सीधे सीधे खारिज कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है और ऐसा करने से सरकार की इमेज भी खराब होगी। वहां पर उनकी बात जो है साइड लाइन कर दी गई। अब जब एकनाथ शिंदे लगातार होम मिनिस्ट्री की मांग कर रहे थे तो होम मिनिस्ट्री भी उनके हाथ से चली गई। अब महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे हैं उनके पास जो मंत्रालय मिला है वो ये बता रहा है कि जो सरकारी अलायंस है, जो सत्ताधारी अलायंस है उसके अंदर वो अब अजित पवार से भी नीचे है। मैं आपको बताता हूं, ये शनिवार को जो मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ उस बंटवारे में एकनाथ शिंदे को क्या मिला, देवेंद्र फडणवीस को क्या मिला और अजित पवार को क्या मिला। महाराष्ट्र असेंबली के पहले दिन यानी कि लास्ट संडे, इस संडे नहीं लास्ट संडे, जो मंत्रिमंडल का विस्तार था देवेंद्र फडणवीस का वो हो गया। 36 मंत्रियों ने शपथ ली और 6 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। और उसके बाद इस शनिवार को यानी कि 2 दिन पहले जो मंत्रिमंडल का विस्तार था, जो मंत्रालयों का बंटवारा था वो किया गया। अब इसमें देवेंद्र फडणवीस को क्या मिला, राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर होम मिनिस्ट्री यानी कि पुलिस, सीआईडी, जांच एजेंसियां जो थी वो सभी चली गई देवेंद्र फडणवीस के पास। इसके बाद उनके पास एनर्जी मिनिस्ट्री मिली है, लॉ एंड जुडिशरी मिला है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मिला है, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट भी जो है वो मिला हुआ है। तो ये मंत्रालय उनके पास मिला है। दूसरा, अजित पवार के पास क्या मिला है, अजित पवार को मिला है फाइनेंस, प्लानिंग, स्टेट एक्साइज। और एकनाथ शिंदे के पास क्या है, उनके पास है अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो ये 3 डिपार्टमेंट मिला है।
अब अगर इन तीनों नेताओं को हम देखें तो इन तीनों नेताओं में अगर देख लिया जाए तो होम मिनिस्ट्री सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है और वो चली गई है देवेंद्र फडणवीस के पास। एकनाथ शिंदे लगातार ये मांग कर रहे थे कि होम मिनिस्ट्री उन्हें मिले। उसके बाद लॉ एंड जुडिशरी वो भी चले गए एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के पास, और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जैसी चीजें भी जो बड़े मंत्रालय हैं वो चले गए देवेंद्र फडणवीस के पास। अब दूसरा जो ताकतवर मिनिस्ट्री आती है होम मिनिस्ट्री के बाद वो होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो चली गई है अजीत पवार के पास। अजीत पवार के पास फाइनेंस एंड प्लानिंग स्टेट एक्साइज, यानी कि जो पैसे वाला जो मंत्रालय होता है वो चला गया है अजीत पवार के पास। तो इस हिसाब से अगर देख लिया जाए तो दो ताकतवर मिनिस्ट्री जो है वो चली गई है देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के पास। एकनाथ शिंदे के पास अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग जैसे डिपार्टमेंट रह चुके हैं, जो कभी जूनियर मिनिस्टर्स जब छगन भुजबल जब जूनियर मिनिस्टर हुआ करते थे उनके पास हुआ करता था। तो यहां से पता चलता है कि एकनाथ शिंदे के लिए महाराष्ट्र के इस सत्ता में काफी कुछ उन्हें नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये भी देखा गया कि एकनाथ शिंदे ने जिन तीन नेताओं को, जो बड़े नेता थे, उन्हें भी मंत्री बनाने की कोशिश की, लेकिन जो देवेंद्र फडणवीस है उन्होंने साफ कर दिया कि नहीं, मेरे मंत्रालय में दागी मंत्री नहीं होंगे। तो वहां पर भी उनको झटका लगा। एक तो 6 महीने की मिनिस्ट्री नहीं मिली, 6 महीने के लिए सीएम नहीं बनाया गया। उसके बाद उन्हें मंत्रालय भी ऐसे दिए गए जो इतने अच्छे मंत्रालय नहीं होते हैं, एक ताकतवर नेता के मंत्रालय नहीं होते हैं। उसके बाद उनके मंत्री जो एमएलए थे उन्हें भी मंत्री नहीं बनाया गया। तो ये तीन चीजें जो है पिछले 1 महीने में एकनाथ शिंदे ने झेला हुआ है। अब ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ और भी बहुत कुछ हो सकता है, यानी कि सरकार से उन्हें साइडलाइन करने का काम भी किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है, इसका एक पुराना एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। हमें इतिहास में जाना होगा, ज्यादा नहीं बल्कि 10 साल पीछे ही इतिहास में जाना होगा, जब महाराष्ट्र में बीजेपी की और शिवसेना की सरकार बनी थी। देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। उस वक्त क्या हुआ था, पहले 1-1.5 साल तो सरकार दोनों की अच्छी चली, लेकिन 1.5-2 साल के बाद दोनों के बीच खटास शुरू हो गई। वहां पर शिवसेना ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि बीजेपी जो है, बीजेपी के जो नेता हैं वो उनके मंत्रियों को काम करने नहीं दे रहे हैं, उनके मंत्रालयों में इंटरफेयर करने का काम करते हैं, और हम जो है इसी के चलते नाराज हैं और हम कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो है सरकार के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, हमारी इज्जत नहीं की जाती है। 2014 का वो वक्त था, और वो वैसा वक्त था जब बीजेपी की जो सरकार थी वो शिवसेना के बगैर नहीं चल सकती थी। यानी कि अगर शिवसेना उस वक्त अपना सपोर्ट हटा लेती तो बीजेपी की सरकार गिर जाती। तो सोचिए कि जब सरकार गिरने का डर था तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है वो शिवसेना के मंत्रियों को काम नहीं करने दे रही थी। अब कट टू 2024 में आ जाइए, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी वैसी ही सिचुएशन है, लेकिन एक चीजें बदल चुकी है। बदल ये गई है कि 2014 में शिवसेना और बीजेपी की सरकार में बीजेपी की सरकार शिवसेना के साथ के बगैर नहीं चल सकती थी। अब यहां पर सिचुएशन ऐसी है कि जो बीजेपी की सरकार है वो एकनाथ शिंदे के बगैर भी चल सकती है। तो सोचिए कि जब उनके साथ रहते, उनके बदौलत चलने वाली सरकार में इस तरह की चीजें हो रही थी, तो अब जब उनके बगैर भी सरकार चल सकती है तो शिवसेना के जो एमएलए हैं उनके साथ क्या होगा। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए और इन्हीं सारी सिनेरियो को देखते हुए कई सारे पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो एकनाथ शिंदे हैं उनको और इसी तरह की चीजों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की और बीजेपी की दूरियां जो है वो खत्म हो रही है। 17 तारीख को उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के इकलौते नेता थे जिन्होंने जाकर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उन्हें जो है नए मुख्यमंत्री बनने की शुभेच्छा दी। उसके बाद एक और बार फोन पर बात हुई है। आदित्य ठाकरे का बयान आया कि हम दोनों के जो पॉलिटिकल मतभेद है, मनभेद नहीं है। इतना ही नहीं, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी भी उद्धव ठाकरे को साथ में इसलिए रखना चाहती है कि अगर एकनाथ शिंदे लोकसभा से अपना सपोर्ट हटा लेते हैं, 7 विधायक निकाल लेते हैं, तो उद्धव ठाकरे के 9 विधायकों का सपोर्ट हमें मिल सकता है। तो ये सारी चीजें जो है
वो इन हालातों को जो है पुख्ता करने में लगी हुई है कि आने वाले दिनों में जो एकनाथ शिंदे हैं उनके साथ हो सकता है कि सरकार में और भी कुछ हो, यानी कि बहुत कुछ उन्हें झेलना पड़े। तो ये सारी चीज़ें एकनाथ शिंदे के साथ हो सकती है। आपको क्या लगता है कि जो ये सरकार बनी हुई है महाराष्ट्र की, जिसमें एकनाथ शिंदे जो है वो एक अलायंस पार्टनर है, इसमें एकनाथ शिंदे के साथ अच्छा बिहेव किया जाएगा या जो है सरकार में जो गठबंधन है उसका धर्म निभाया जाएगा, एक दूसरे के मंत्रालय में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, और क्या बीजेपी जो है वो अपने अलायंस पार्टनर को सुपरसीड करने का काम करेगी? ये सारी चीज़ें देखने वाली है। आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की चीज़ें होगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।